नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल कैरियर ग्रोथ में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट एमपीपीएससी सैट के फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट टीचिंग एप्टीट्यूड के पार्ट थर्ड को देखेंगे, पढ़ेंगे। अभी तक हम जो है इसमें पार्ट 1 ए बी सी डी और पार्ट 2 यूनिट 1 पार्ट 2A 2B हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अब आज के इस पार्ट में हम देखेंगे factors affecting teaching related to the teacher, learner, support material, instructional facilities, and learning environment and institution. As you know very well that the students are future of a country. किसी भी देश का जो भविष्य है वो उसके विद्यार्थियों में बसता है और वहाँ की शिक्षण व्यवस्था में। और शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो लगातार सतत रूप से चलती है और ये गाड़ी के उन दो पहियों के समान है कि यदि उनमें संतुलन नहीं है तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाना निश्चित है। तो ये एक ऐसी युक्ति है जिसमें संतुलन बनाना बहुत आवश्यक है। तो यहाँ हम उन फैक्टर्स के बारे में आज जानेंगे जो हमारे टीचिंग को यानी शिक्षण कार्य को प्रभावित करते हैं। अब शिक्षण कार्य को प्रभावित करने वाले इन कारकों को हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टीचिंग को प्रभावित करने वाले वो फैक्टर्स जो रिलेटेड है किससे, टीचर्स से रिलेटेड, यानी शिक्षक से संबंधित वो तथ्य या वो फैक्टर्स, कारक जो शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। तो शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले इन कारकों में हम बात करें तो हमारे पास जो सबसे पहला जो कारक आता है जो शिक्षण कार्य को प्रभावित करता है वो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ अ टीचर। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर यानी उसकी टीचर्स की शैक्षिक योग्यता है ना, शैक्षिक योग्यता। तो टीचर्स की जो शैक्षिक योग्यता है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कारक है जो शिक्षण कार्य को प्रभावित करता है। मैं यहाँ इसको हिंदी में भी लिख देता हूं, है ना, शैक्षिक योग्यता। ये शिक्षण कार्य को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारण है। एक शिक्षक की योग्यता, शिक्षण योग्यता जो है वो ये तय करती है उसके ज्ञान के स्तर को, यानी जो शिक्षक है उसका ज्ञान स्तर कितना है ये डिसाइड होता है उसकी शैक्षणिक योग्यता से। साथ में ज्ञान के साथ साथ उसकी जो क्वालिटी है, टीचिंग क्वालिटी, वो भी काफी हद तक शिक्षक की योग्यता, शैक्षणिक योग्यता पर निर्भर करता है। मैं आपको, जिसे हम प्राइमरी टीचर्स की हम बात करते हैं ना, प्राथमिक, तो प्राथमिक शिक्षक के लिए क्या होता है, डी एड, है ना, या पहले बेसिक टीचर्स ट्रेनिंग बीटीसी होता था, है ना। फिर इसी तरीके से थोड़े से हायर लेवल्स पर अगर हम आए तो फिर वहाँ आ जाता आपका बीएड आ जाता है ना। आजकल डीएलएड होता है, एलिमेंट्री एजुकेशन, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो ये प्राथमिक शिक्षक के लिए। और मिडिल और हाई स्कूल के लिए और हायर सेकेंडरीज के लिए अगर हम बात करें तो बीएड। अब डेफिनेटली बीएड किया है तो वो ग्रेजुएट तो होगा ही ना, बिना ग्रेजुएशन कंप्लीट किए कोई बीएड तो कर नहीं सकता है, तो उसका ग्रेजुएट होना जरूरी है। फिर अगर वो हायर सेकेंडरी लेवल पर है तो उस कंडीशन में उससे डिमांड की जाती है कि उसका सब्जेक्ट्स में क्या होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो आप देखिए कि जब हम प्राइमरी टीचर्स की शैक्षणिक योग्यता की बात कर रहे हैं तो उसका 12th होना और 12th के साथ साथ उसके पास डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना जरूरी है, या बीटीसी, है ना, बेसिक टीचर्स ट्रेनिंग, नर्सरी पढ़ाने की योग्यता, ये सारी चीजें।
अब अगर उसके पास ये बेसिक चीजें ही नहीं होगी तो वो एक अच्छा प्राथमिक शिक्षक नहीं बन सकता। जब हम मिडिल प्राइमरी लेवल्स पर आते हैं, प्राइमरी को क्रॉस करके मिडिल और हाई स्कूल लेवल्स पर आते हैं, तो फिर हम क्या देखते हैं उसके अंदर कि उसका ग्रेजुएट होना आवश्यक है। लेकिन जब हायर सेकेंडरी पर हम जाते हैं तो उसके पास पीजी होना जरूरी है। और जब बात आती है कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल के, तो आप देखिए कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पर ओनली पीजी से काम नहीं होता है। पीजी के साथ आपके पास क्या होना चाहिए? नेट, जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, या स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। और साथ में यदि आपके पास पीएचडी है या एमफिल है तो फिर ये चार चांद लग जाते हैं। तो ऐसे नहीं है कि हम किसी कॉलेज में जस्ट एक ग्रेजुएट है उसको हम पढ़ाने के लिए रख लें। हो सकता है कि वो बहुत अच्छा, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो, ग्रेस्पिंग पावर बहुत अच्छी हो, पर जो नॉलेज की जो डेप्थ पीजी के पास होगी, पोस्ट ग्रेजुएट पर्सन के पास होगी, वो एक ग्रेजुएट के पास नहीं हो सकते। तो किसी भी शिक्षण संस्था में पढ़ाने वाले शिक्षकों की जो शैक्षणिक योग्यता होती है वो वहाँ के शिक्षण स्तर को मापने का, यानी जिससे वहाँ का शिक्षण प्रभावित होता है, उसको मापने का एक मापदंड है। दूसरा आता है कौशल, है ना, स्किल्स। तो टीचर के पास नॉलेज है, किंतु यदि वो स्किल्ड पर्सन नहीं है, उसके पास स्किल्स नहीं है, उसके पास जो शैक्षणिक योग्यता के अलावा जो उसके पास जो हुनर होना चाहिए, जो कौशल होना चाहिए, वो कौशल यदि उसके पास नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसका उच्च डिग्रीधारी होना भी कोई मायने नहीं रखता है। मेरा उद्देश्य किसी भी शिक्षक की गरिमा को, क्योंकि मैं भी एक शिक्षक हूं, तो किसी शिक्षक की गरिमा को कम करना कतई उद्देश्य नहीं है। किंतु मैंने अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे शिक्षक देखे हैं जो कक्षाओं में जाने से डरते हैं। उन्होंने अपनी पूरी पूरी सर्विस जो है इधर उधर के कामों में लगा दी, लेकिन वो क्लास में जाके खड़े नहीं हो सकते। ऐसा नहीं कि उनके पास ज्ञान नहीं, ज्ञान है, लेकिन उनके अंदर सबसे बड़ा जो चीज है वो उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, उनके अंदर विश्वास नहीं है, या सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है कि बच्चों का सामना कर पाए। साथ ही साथ उनका जो कम्युनिकेशन स्किल है, उनकी जो संवाद कौशल क्षमता या कम्युनिकेशन स्किल, संचार कौशल। अब संचार कौशल यहाँ पर दो तरह का होता है, तो दोनों में परफेक्ट होना चाहिए। एक आपका होता है वर्बल और दूसरा होता है नॉन वर्बल, है ना। आप अभी मेरे जब ये वीडियोस देख रहे हैं तो आपको केवल वर्बल स्किल्स के बारे में पता चल पा रहा है, नॉन वर्बल स्किल्स के बारे में आपको नहीं पता चल पा रहा है, क्योंकि मेरा फेस लाइव टीचिंग नहीं देख पा रहे हो आप मुझे। कुछ रीजंस हैं, क्योंकि उन कारणों से मैं अभी जो है आपके सामने डायरेक्ट अपने फेस वाले वीडियोस नहीं बना रहा हूँ। कुछ समय पश्चात मैं वो चीजें भी करूंगा। तो आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जब मैं पढ़ाऊंगा उस समय आप देखेंगे, तो मौखिक या शाब्दिक संचार और अशाब्दिक संचार ये बहुत महत्वपूर्ण गुण है। इसके कम्युनिकेशन स्किल्स का ही एक हिस्सा है कि आपका वॉइस जो है, आवाज जो है, आवाज का जो उतार चढ़ाव है, वॉइस टोन जो है ना। बहुत सारे शिक्षक ऐसे होते हैं, है ना, ये कैरेक्टर है, इसके ऊपर किसी को हम कमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो इस प्रोफेशन के लिहाज से उपयुक्त नहीं है जिनकी आवाज में क्लैरिटी नहीं है, जिनका उच्चारण, शब्द उच्चारण जो है वो स्पष्ट नहीं है। तो स्पष्टता का अभाव होना, यानी हम ये कह सकते हैं कि उसके अंदर एक स्किल्स की कमी है। दूसरा, पढ़ाते समय यदि उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो आई कांटेक्ट नहीं रख पाएगा।
बच्चों को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, उसकी क्लास कंट्रोल नहीं होगी। तो क्लास को कंट्रोल करना, डिसिप्लिन मेंटेन करना, कम्युनिकेशन स्किल में एक्सपर्ट होना, इसके साथ साथ एक और आज के समय का है, और वो है टेक्नो सेवी, नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना। तकनीकी ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। अगर तकनीकी ज्ञान नहीं है तो मैं आपको एक बहुत सच्चा उदाहरण बता रहा हूं, बहुत ही लेटेस्ट उदाहरण है, और इसको तो जरूर से जरूर आप लोगों को देखना चाहिए। मैं अभी जिस भी किसी संस्था में रहा हूं, नाम नहीं लूंगा लेकिन जानने वाले जानते हैं, वहां पर मैं नाम लिख देता हूं, वहां पर BSc कंप्यूटर साइंस, BCom कंप्यूटर एप्लीकेशन, BA कंप्यूटर एप्लीकेशन, PGDCA, ये 4 तरीके के सेल्फ फाइनेंस के कोर्स रन होते हैं, ठीक है। और इन सभी में एक पेपर है, और वो पेपर किससे रिलेटेड है? वेब डिजाइनिंग से संबंधित, और साथ में उसका मेंटेनेंस, वो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें सभी में है। अभी आप सोचिए, 3 क्लास इसकी है, 3 क्लास इसकी है, 3 क्लास इसकी, 1 क्लास इसकी, और 4 से 5 फैकल्टी ऐसे हैं जो ये वेब डिजाइनिंग पढ़ाते हैं, और उसके बावजूद जन भागीदारी निधि से लगभग 55,000 रुपए कॉलेज की वेबसाइट बनाने के लिए एक बाहरी व्यक्ति को भुगतान किया गया, जबकि ये वेबसाइट तो बच्चे ही बना सकते थे। चलो कोई बात नहीं, लेकिन वो वेबसाइट का अस्तित्व ही नहीं है, और मैंने जब इस बारे में आवाज उठाई, मुझे सस्पेंड कर दिया गया, बहुत सारे एलिगेशंस लगाए। दैट्स वाई मैं अभी सामने नहीं आ रहा हूं। खैर, ये इसका विषय नहीं है। तो केवल मैं ये बता रहा हूं कि अब वहां पर जो इंस्टीट्यूट्स के हेड है, उनमें ये स्किल्स नहीं है। क्या स्किल्स नहीं है कि किस तरीके से, क्योंकि एक टीचर जो होता है वो केवल क्लासरूम टीचिंग ही नहीं करता है, वो पूरे इंस्टीट्यूट को मेंटेन करता है, और इंस्टीट्यूट को मेंटेन करते समय उसके अंदर ये सारी चीजों के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट, क्लासरूम मैनेजमेंट, इंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन अदर एक्टिविटीज, को करिकुलर एक्टिविटीज, ये अगर स्किल्स आप में नहीं है तो आप का जो शिक्षण है, उस संस्था का शिक्षण कार्य, वो निश्चित तौर पर प्रभावित होता है। अगला जो है वो है एक्सपीरियंस, है ना, अनुभव। तो अनुभव जो है वो लगातार, है ना, एक एक दोहा आप और हम सब लोगों ने पढ़ा होगा, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ही सिल पर परत निशान। यानी यदि हम लगातार किसी एक कार्य को करते हैं, तो लगातार उस एक कार्य को करते करते हम उसमें निष्णात हो जाते हैं, उसमें हम पारंगत हो जाते हैं, और ये अनुभव फिर हम किसको ट्रांसफर करते हैं? हमारे स्टूडेंट्स को, जिन्हें हम लर्नर्स कहते हैं। तो किसी भी शिक्षण संस्थान में अनुभवी शिक्षक का होना एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि ये अनुभव उन्हें छात्रों की समस्याओं का मतलब है उस शिक्षण संस्था में शिक्षण कार्य के दौरान उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समाधान करना, उनको पढ़ाने के तरीके, उन सब में वो अनुभव काम आता है। और यदि आप फ्रेश हैं, अनुभवहीन हैं, तो निसंदेह आप में उच्च कोटि का ज्ञान हो सकता है, लेकिन अनुभवहीनता उस आपका जो शिक्षण कार्य है उसको बहुत हद तक प्रभावित करती है। उसके बाद आता है सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु। अगला जो महत्वपूर्ण जो फैक्टर है वो आपका क्या है? सब्जेक्ट मैटर, विषय
वस्तु। तो यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर का मतलब ये है कि जब भी कोई शिक्षक जो होता है नियुक्त किया जाता है, तो उसको उस सब्जेक्ट्स का ज्ञान प्रॉपर वे में होना चाहिए। ऐसा नहीं है, जब उसको स्टार्टिंग जब रिक्रूटमेंट किया जाता है तो हो सकता है कि उस समय वह ज्ञान उसके पास नहीं था, लेकिन समय के साथ उसको बदलाव तो लाना पड़ेगा ना, विषय वस्तु उसको बदलना पड़ेगी। मान लीजिए कि आज कोई कॉलेज के अंदर कोई प्रोफेसर है ना, और उन प्रोफेसर साहब का अपॉइंटमेंट जो है वो 1990 का अपॉइंटमेंट है, ठीक है, और 1990 का अपॉइंटमेंट है, और आज वो जो है सपोज करें कि 62 इयर्स की एज में है, और नेक्स्ट 65 इयर्स में क्या हो जाएंगे, वो रिटायर्ड हो जाएंगे। अब आज के समय में, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, तो वो सब्जेक्ट्स में जो नए नए निरंतर बदलाव आ रहे हैं उनसे वो बिल्कुल क्या है, अपने आप को कट ऑफ करते हैं और क्या कहते हैं, ठीक है 2 साल बचे हैं, 3 साल बचे हैं, मतलब वो अपनी सर्विस के गोल्डन टाइम को जब वो सोसाइटी को कुछ दे सकते हैं, उस समय वो क्या करते हैं, अपने आप को विषय वस्तु से अपडेट ही नहीं करते हैं। तो जब विषय वस्तु से अपडेट नहीं करेंगे तो बच्चों के साथ अच्छा न्याय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लगातार सब्जेक्ट में परिवर्तन होते रहते हैं। आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले इनकम टैक्स के बारे में जो स्लैब्स थी, इनकम टैक्स के जो रूल्स थे, जीएसटी उस समय था ही नहीं। तो अब आप अगर टैक्सेशन पढ़ा रहे हो और अगर आप आज के समय में जब जीएसटी के बारे में नहीं जानते हैं, बीच में आपने वेट आया था, वैल्यू एडिड टैक्स, तो आप एक टैक्स से वैल्यू एडिड टैक्स, वैल्यू एडिड टैक्स से जीएसटी, अब आपको जीएसटी की डिफरेंट डिफरेंट स्लैब्स और ये सब, अगर उससे आप अपडेट नहीं रहोगे सब्जेक्ट मैटर से, तो आप क्लास में जाने का साहस ही नहीं कर पाओगे। इसी तरीके से सपोज करो कि गणित है, अब गणित में कोई अगर मान लिया पीजी लेवल पर पढ़ा रहा है ऑपरेशनल रिसर्च या फजी मैथमेटिक्स, अब वो विषय से रिलेटेड अभी एट प्रेजेंट उस सब्जेक्ट्स में क्या लेटेस्ट चल रहा है उसका नॉलेज ही नहीं है, तो वो अपने बच्चों के साथ न्याय नहीं कर पाएगा। तो अनुभव तो है लेकिन सब्जेक्ट मैटर के साथ अपडेट्स नहीं है। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, टीचिंग कार्य को प्रभावित करते हैं। और ये किससे रिलेटेड थे, तो ये रिलेटेड थे टीचर से। तो टीचर से रिलेटेड ये काम जो है हमारे शिक्षण कार्य को प्रभावित करते हैं। अब नेक्स्ट हम आते हैं लर्नर्स से रिलेटेड, है ना, लर्नर रिलेटेड। शिक्षार्थी जो हमारे पास शिक्षा प्राप्त करने आ रहा है, मतलब कि जो शिक्षा ग्रहण करने आ रहा है ना। तो शिक्षार्थी जो होता है, तो शिक्षार्थी एक क्लास की जब आप बात करते हैं, तो एक क्लास के अंदर पढ़ाते समय कौन कौन से फैक्टर्स प्रभावित करेंगे। अभी हमने टीचर्स के बारे में तो देख लिया, लेकिन अब हम अगर क्लास की बात करें, हम कक्षा की बात करें, है ना, तो सबसे पहली बात जो होती है, कक्षा में विद्यार्थियों का, है ना, लर्नर्स की पृष्ठभूमि। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या भला है जो क्या कि शिक्षण को प्रभावित करता है। डेफिनेट, मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूं। सपोज करो कि हम एक कॉलेज लेते हैं ए, है ना, मान लिया कि एक कॉलेज है हमारे पास, और ये कॉलेज है हमारा कहाँ पर स्थित है, भोपाल में, ठीक है। अब ये भोपाल का कॉलेज है, भोपाल में भी हम सबसे बेस्ट माना जाने वाला, है ना, हम मान लेते हैं कि ये भोपाल का सरोजनी नायडू कॉलेज है ना। दूसरी तरफ हम एक उदाहरण लेते हैं, और हम उदाहरण लेते हैं दिल्ली का, है ना, हम दिल्ली का उदाहरण लेते हैं, ये दिल्ली, और दिल्ली में हम उदाहरण लेते हैं, है ना, श्री राम कॉलेज का,
है ना, लेडी श्री राम कॉलेज ये है, तो श्री राम कॉलेज का उदाहरण लें। और तीसरा उदाहरण हम लें, मैं बात इंटीरियर की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं वहां तक गया हुआ हूँ, वहां के बच्चों को मैंने देखा है। तो मैं एक दूरस्थ अंचल, मध्य प्रदेश का एक दूरस्थ आदिवासी अंचल है सोंडवा, मैं सोंडवा के कॉलेज का उदाहरण लेता हूँ, मां नर्मदा शासकीय महाविद्यालय सोंडवा। तो अब आप देखें कि आप अगर यहाँ जो फैकल्टी पढ़ा रही है ना, या यहाँ जो फैकल्टी पढ़ा रही है और यहाँ जो फैकल्टी पढ़ा रही है, उनकी शैक्षणिक योग्यताएं समान है ना, शैक्षणिक अनुभव भी सभी का एक ही जैसा है। लेकिन यदि आप यहाँ की फैकल्टी को यहाँ शिफ्ट कर दें या यहाँ की फैकल्टी को यहाँ शिफ्ट कर दें, तो उसको एडजस्ट होने में बहुत समय लगेगा। क्योंकि जो श्रीराम कॉलेज की जो वहां जो पढ़ने वाले बच्चे जिस पृष्ठभूमि से आ रहे हैं और शासकीय महाविद्यालय सोंडवा में जो बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, उनकी पृष्ठभूमि, इनका सामाजिक पृष्ठभूमि, इनकी सामाजिक पृष्ठभूमि, इनकी आर्थिक पृष्ठभूमि, इनकी आर्थिक पृष्ठभूमि, सब में बड़ा अंतर है, गैप है, एक खाई है। और ये खाई ही आज के समय में हमारे देश में सबसे बड़ी विषमता का कारण है। तो यहां पर जब हम कहीं जाते हैं बच्चों के साथ, अगर हम, आपके अंदर बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स है, लेकिन आप कम्युनिकेशन स्किल कहाँ है, आप श्रीराम कॉलेज के बच्चों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं ना, तो श्रीराम कॉलेज के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो यू विल स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, आप लगातार अंग्रेजी में उनसे वार्तालाप कर रहे, बीच में कभी कभार आपने हिंदी बोल दिया तो ठीक है, नहीं भी बोला तो कोई दिक्कत नहीं, इट्स ओके, है ना, यू आर इन कंफर्ट जोन। लेकिन अगर आप वही धारा प्रवाह अंग्रेजी में इन बच्चों से बात करेंगे तो आपके पास का जो ज्ञान है ना, वो यहां तक ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। तो कक्षा में आपको यह भी देखना है कि लर्नर की पृष्ठभूमि क्या है। लर्नर की पृष्ठभूमि टीचिंग कार्य को प्रभावित करने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। यहां पर ये पृष्ठभूमि कैसे हो सकती है, तो ये हो सकती है आर्थिक, है ना, ये हो सकती है सामाजिक, है ना, ये पृष्ठभूमि इवन हो सकती है धार्मिक, है ना, इवन जातिगत, भारत में तो जाति व्यवस्था भी बहुत महत्वपूर्ण कारक है, तो जातीय पृष्ठभूमि भी बहुत महत्वपूर्ण कारक हो सकती है। तो इन आधारों पर आपको आपकी क्लास का कंपोजिशन देखना है। अकॉर्डिंग टू द कंपोजिशन यू हैव टू डिसाइड योर पॉलिसी ऑफ टीचिंग। आपको अपनी जो पाठ योजना है, आपका जो लेक्चर्स है, वो सब आपको उसके अनुसार करना पड़ेगा। साथ ही साथ इनकी जो लर्नर्स की, ये तो हमने पृष्ठभूमि ले ली, लेकिन साथ में क्या होगा, उनका शारीरिक और मानसिक स्तर या मानसिक विकास, शारीरिक और मानसिक विकास किसका, लर्नर का, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्या होता है कि मानसिक रूप से तो बच्चा विकसित है, लेकिन वो शारीरिक रूप से दुर्बल है, या शारीरिक रूप से विकसित है मानसिक रूप से दुर्बल है। अब यहां पर शारीरिक दुर्बलता किसी भी प्रकार की हो सकती है, तो यदि उसके गुणों में परिवर्तन है ना, तो वो जो गुण होंगे वो सब आपके शिक्षण कार्य को प्रभावित करेंगे। और साथ ही साथ अगर उनमें ये जब मानसिक देख रहे हैं, मानसिक के साथ साथ हम उनका व्यक्तित्व भी देखें, है ना। अब आप देख रहे हैं कि व्यक्तित्व, तो ये व्यक्तित्व परिवर्तनशील है। पिछले लेक्चर्स में हमने देखा ना, हम सब किसके बारे में बात कर रहे हैं, एडोलसेंट्स के बारे में, है ना। तो एडोलसेंट्स जो होते हैं ना, किशोर, तो किशोर जो है वो एक ट्रांजिशन स्टेट से गुजर रहे हैं, चाइल्डहुड से सीधे सीधे वो कहाँ जा रहे हैं, एडल्टहुड में जा रहे हैं। लेकिन चाइल्डहुड से एडल्टहुड का जो सफर है, वो सफर
तय करते समय बीच में एक रास्ता है, जो रास्ता किशोरावस्था कहलाता है। तो इसमें उनमें व्यापक परिवर्तन हो रहा है, लेकिन ये जो परिवर्तन है सभी विद्यार्थियों में एक जैसे थोड़ी होते हैं, तो आपको वो चीजें भी नोट करना है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लर्नर की पृष्ठभूमि, वो आर्थिक आधार हो, वो सामाजिक आधार हो, जातीय आधार हो, उसके धार्मिक विश्वास का आधार हो सकता है, उसका मानसिक विकास हो सकता है, उसकी व्यक्तिगत विकास हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो है वो डिपेंड करती है आपकी टीचिंग को प्रभावित करने में। अगला आता है आपकी सपोर्ट मटेरियल, है ना, सहायक सामग्री, है ना, सपोर्ट मटेरियल, है ना। कहना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे शिक्षक तंत्र में सबसे बड़ी कमी जो है यहीं पर आती है, क्योंकि सहायक सामग्री, मैंने अभी आपको जो 3-4 उदाहरण दिए ना, कि जब हम श्री राम कॉलेज की बात करें, हम सरोजनी नायडू कॉलेज की बात करें, XYZ की हम बात करें, तो वहाँ की सुविधाएं, है ना, और हम बात कर लें GDC खंडवा की, सपोर्ट ही नहीं है। यहाँ कोई स्मार्ट क्लास नहीं है। अरे स्मार्ट क्लास तो छोड़िए, गर्ल्स के टॉयलेट्स में, वॉशरूम में सैनिटरी पैड की वेंडिंग मशीन भी नहीं है। सोचिए, तो आप बाकी चीजों का तो अंदाजा लगा लीजिए। अब यहाँ सहायक सामग्री का अभाव है, प्रोजेक्टर्स नहीं है, डिजिटल क्लासरूम्स नहीं है, 4-4 फैकल्टीज हैं लेकिन कंप्यूटर लैब व्यवस्थित नहीं है, बच्चों को वाईफाई की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। ये सब आज के समय में बहुत आवश्यकताएं हो गई। तो अगर मान लिया कि कैंपस में वाईफाई फैसिलिटी नहीं है, तो वो कैंपस जहां पर बच्चों को वाईफाई मिल रहा है, और एक वो कैंपस जहां बच्चों को वाईफाई फैसिलिटी नहीं है, एक कैंपस जहां पर आपको ई लाइब्रेरी अवेलेबल है, ठीक है, और एक कैंपस जहां पे ई लाइब्रेरी नहीं है, एक कैंपस जहां पर आपके पास एक्सेस है कंप्यूटर से रिलेटेड, आप चाहे जो काम कर सकते हैं, आप चाहे जितना काम कर सकते हैं, और एक वो है कि जहां साल में केवल 2 बार लैब में दर्शन होते हैं एग्जाम के एक दिन पहले, ताकि प्रैक्टिकल्स दिखा सके कि ये करना, और एक दिन प्रैक्टिकल वाले दिन। तो आप सोचो कि ये टीचिंग एड्स अगर नहीं है, सच कड़वा होता है, तो वहां पर आपका शिक्षण कार्य तो निश्चित तौर पर प्रभावित होगा। आप इमेजिन कीजिए एक ऐसा क्लासरूम कि उसके अंदर जो है वो डिजिटल पोडियम है ना, आपका डिजिटल पोडियम, है ना, मैं इसको पोडियम का सिंबल बना के बताता हूँ, है ना, कि डिजिटल पोडियम क्या होता है। एक मिनट, है ना, डिजिटल पोडियम, है ना, इस टाइप से, सॉरी, ये यहाँ पर, ये ऐसा, यहाँ पर टीचर्स खड़ा है, यहाँ पर वो जो है पेन टैब है उस पर लिख रहा है, और यहाँ सामने एक स्क्रीन है, प्रोजेक्टर तो ठीक है, आजकल तो वो हो गए आपके फ्लैट पैनल्स आने लग गए, वो पैनल्स लगा हुआ है। यहाँ पर क्लासरूम के अंदर जो है वो क्या है, आपके स्पीकर्स लगे हुए हैं, हर एक बच्चे की डेस्क पर जो है वो सिस्टम लगा हुआ है, और सबका, हर एक स्टूडेंट्स के पास अपना खुद का मेल आईडी है, और पूरी क्लास डिजिटल इक्विपमेंट से इक्विप्ड है। और दूसरी ओर एक इंटीरियर का संस्थान है, जहाँ बोर्ड के ऊपर जो ब्लैक बोर्ड है उसकी ही पुताई नहीं हुई है, वो खुरदुरा है, पता नहीं कब उसमें लास्ट टाइम मॉडिफिकेशन हुआ था। प्रॉपर चौक नहीं है, क्लासरूम में बैठने के लिए सफिशिएंट फर्नीचर्स नहीं है, फर्नीचर अगर है तो वो कंफर्टेबल नहीं है। पता चला कि यहाँ जो है वो कुशन वाली चेयर्स लगी हुई है, और यहाँ वो स्टील वाली चेयर लगी है। यहाँ पर क्लासरूम के अंदर एसी लगा हुआ, और यहाँ बिल्कुल खिड़कियों के पल्ले भी नहीं, कांच भी नहीं है, वो गर्मी का मौसम है, बाहर जो है वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर है। अब आप सोचिए, लाइट है नहीं, पंखे हैं तो उनकी पंखुड़ियाँ नहीं है। आप अब ये इमेजिन कर लीजिए, तो आप क्या सोच रहे हैं, क्या ये सब चीजें टीचिंग को प्रभावित नहीं करेगी? डेफिनेट प्रभावित करेगी। तो खाली अगर हम ये कह दें कि भाई लर्नर के हमने समझ लिए
तो ठीक है, हमारा काम हो गया। नहीं, उसके साथ साथ हमको क्या करना पड़ेगा, लर्निंग एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ पर हमारे पास इंस्टीट्यूशनल लेवल पर क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, है ना, और हमारे पास सपोर्टिंग मटेरियल्स हम क्या दे रहे हैं। अगर हम मान लिया उनको जो है पर डे हम क्या कर रहे हैं, हर एक बच्चे के पास अपना एक स्मार्टफोन है, लैपटॉप है, और हम क्या कर रहे हैं, हमारे नोट्स जो हैं वो हम उसको इजीली क्या कर दे रहे हैं, मेल कर दे रहे हैं। बच्चे की जब इच्छा पड़ती है वो अपना एक्सेस करता है, पढ़ लेता है। उसको यहाँ पर फिजिकल रिटर्न फॉर्म में नोट कैरी करने की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरी तरफ यहाँ पर क्या हो रहा है, क्लास में जो है प्रोफेसर है या टीचर है वो पढ़ा रहा है, बच्चे अपनी नोटबुक में उतार रहे हैं। एक बच्चा आज किसी कारण से, कुछ रीज़न है, जेन्युइन रीज़न है, वो नहीं आ पाया, तो वो तो इस क्लास से वंचित हो गया। अगले दिन जब वो आएगा तो क्या होगा, उससे कॉपी करेगा। लेकिन अगर मान लिया डिजिटली इक्विप्ड है, सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, तो क्या हो रहा है, टीचर्स की क्लास खत्म हुई और नोट्स सभी को जो है वो पीडीएफ फॉर्मेट्स में या अदर जो भी फॉर्मेट्स है उसमें लर्नर के पास पहुंच के उसने एक्सेस कर लिया, तो वो क्लास जो उसकी मिस हुई थी, मिस नहीं हुई। अभी इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप देख सकते हैं कि अभी जो पैंडेमिक आया था ना, तो ड्यूरिंग द पैंडेमिक क्या हुआ, हमारे पास एक बड़ा, है ना, डिजिटल गैप आया है ना, इसको हम बोलेंगे डिजिटल गैप, है ना, अंतराल या एक डिजिटल खाई। इस तरफ क्या है, हाई सोसाइटी, है ना, और इस तरफ क्या है, मिडिल क्लास, और है ना लोअर मिडिल क्लास, और बिलो पॉवर्टी लाइन। अब ये जो बच्चे हैं और ये जो बच्चे हैं, इनके बीच में बड़ा गैप है ना। इनके पास, पता चला, इनके पास लैपटॉप है, इनके पास स्मार्टफोन है, इनके पास क्या है, स्मार्टफोन है, ठीक है, इनके पास केवल फोन है और वो भी घर में एक फोन है, और इनके पास तो फोन भी नहीं है। अब आप सोचिए, क्या ये डिफरेंस आपकी टीचिंग को प्रभावित करेगा? डेफिनेट करेगा, डेफिनेट करेगा। तो ये जो इक्विपमेंट्स आदि जो चीजें होती हैं, ये भी एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट करती है ना। तो ये सब चीजें थी, और ये तो एक ऐसा टॉपिक है कि जिसको आप जितना पढ़ेंगे समझेंगे उतना आसान होते जाएगा, क्योंकि इसके बारे में कोई बहुत आसानी, बहुत कठिन चीजें नहीं है। तो इस तरीके से हमारा ये वाला पार्ट आज खत्म होता है। अगला जो है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला पार्ट है, क्योंकि अगले जो हम पढ़ेंगे उसमें से डेफिनेट डेफिनेट आई एम डैम श्योर क्वेश्चन आना ही आना है, और कम से कम 2 क्वेश्चन आना है। तो अगला लेक्चर किसी भी कंडीशन में आप मिस मत कीजिएगा। तो अगले लेक्चर्स में हम मिलते हैं। देन गुड बाय, थैंक यू।